मैदान में पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसके जो यहाँ पर ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं पंडित कमलकांत उपमन्यु जी, सारी व्यवस्था उन्होंने की हुई है। और यहाँ पर कुछ ही समय में महाराज जी भी आने वाले हैं, अवशेषानंद जी, रमेश बाबा जी, और इसके अलावा अन्य साधु संत और वरिष्ठ पत्रकारगण। कुछ ही समय में आपको दिखाएंगे पत्रकारिता दिवस का जो कार्यक्रम है किस तरीके से यहाँ पर होता है, और जो पत्रकार जो बोलते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, वो आगे किस तरीके से असर करती है लोगों पर, जनभावना पर, आपको दिखाते रहेंगे। INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ से विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन ईशान के साथ, INBC न्यूज़ मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो मेरे साथ हैं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं पंडित कमलकांत। और इसी को घुमा देना, सभी का ले लीजिए। महाराज की जय, लाला की जय। बोल लाला महाराज की जय। यात्रा में खूब चले थे अपने साथ समर्थन। आप भजन संध्या में दाऊदी भी गए, भजन संध्या कराई थी दाऊदी। मुखलारी में और आप तो रात के दौरान आओ गाड़ी बैग हो गई। ये काम करो। प्रमुख सचिव श्री देवदत्त शर्मा जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम सभी बड़े उत्साह के साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। मेरा आग्रह है कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूरे विश्व में इस ब्रज की प्रसिद्धि को व्यापक करने वाले विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी का स्वागत। रमेश बाबा का इस सभागार में स्वागत। हम बहुत कृतार्थ है, बहुत अभिभूत है कि आप हम सभी के अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, इस जनपद के वरिष्ठतम पत्रकार श्री अनंत स्वरूप देशभक्त बाबू जी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए कृपया मंच पर भी उपस्थित हो। पत्रकारिता दिवस समारोह का विधिवत शुभारंभ ये हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में चौथी बार पत्रकारों से एक चैनल, एक अखबार से एक वोट पड़ता है, चौथी बार जीते हेमंत तिवारी। वहाँ एनएक्स में नीचे ऊपर नीचे इनका ये आगे ग्रुप के लखनऊ से ये रूप चौधरी पहली बार 80 में विधायक बने, भाजपा के राष्ट्रीय ध्यान में आप इधर इधर आ जाओ, इधर आओ। बोल जमुना मैया की जय।
मातृशक्ति से मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे सभी को सदैव आशीर्वाद देने वाले संत श्री रमेश बाबा महाराज का। आज उन्होंने इस पत्रकारिता दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा, इसकी भव्यता, इसका वैभव बहुत बढ़ा दिया है। मंच पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज। मेरा आपके सभी मंच पर स्थान ग्रहण करें। जब बाबा श्री अपने सभागार में आए तो उससे पहले मैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बहनें, तो आप देख रहे हैं इस समय NUJI और गज प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित जो पत्रकारिता दिवस है इसका कार्यक्रम चल रहा है। होटल ब्रिजवासी रॉयल मथुरा में ये आयोजन हो रहा है। आपको दिखा के इस तरीके से यहाँ पर मंच है और पत्रकार यहाँ पर बहुत ही बड़ा समूह है। यहाँ पर जो प्रेस के जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी समय से यहाँ पर महानुभाव हम जिस हालात में आगे बढ़ चुके हैं, साधु संत और सभी मेरा बहुत बोलने का मन नहीं था, लेकिन इस समय पर यहाँ जो गैलेक्सी ऑफ पत्रकार हैं, जो तारामंडल है पत्रकार, सभी तमाम प्रयोगों के बीच अब कोई पत्रकार बनता नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति पत्रकार है। हर एक घर का आदमी, हर गृहिणी, हर एक व्यक्ति जिसको कहा जाए जिसके हाथ में फ़ोन है वो पत्रकार है आज की तारीख में। और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक हम जैसे लोग जो 25 साल 50 साल का अनुभव लेकर पत्रकारिता करते आए हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, लफ्ज़ों से तहरीरें लिखी जाती हैं, लफ्ज़ों से तदबीरें लिखी जाती हैं। दुनिया वालों लफ्ज़ों की ताज़ीम करो, लफ्ज़ों से तकदीरें लिखी जाती हैं। तो जब भी कुछ आप चाहे सोशल मीडिया पे डाल रहे हों या आप टेलीविज़न पे कोई पत्रकारिता कर रहे हों या अखबार में कुछ लिख रहे हों, शब्दों की क्या महत्व है और शब्दों का क्या असर है, अगर ये आप समझते हैं तो आप वाकई पत्रकार हैं। क्योंकि अगर आप शब्दों के महत्व को समझेंगे
तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो, जो समाज को बांट रहा हो। और बस हम सभी लोग शब्द के सिपाही हैं, हम सभी लोग समाज के सिपाही हैं। इस वक्त हम इतने संख्या में मौजूद हैं और यही भावना अगर हमारे अंदर रहे और तमाम गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, तो समस्याएं तो क्या है, आएंगी जाएंगी। सम्मान क्या है, आएंगे जाएंगे। हम वही रहेंगे जिसके लिए हमें पहचाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इसी शुभकामना के साथ, और ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहिए, क्योंकि कई बार अपने अंदर देखने की ज़रूरत महसूस होती है। आज बहुत कुछ बदल रहा है, इस बदलाव के बीच हम खुद को यूँ बदलें कि देश के काम आ सकें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राशि राइस मैम। मेरा आग्रह है, विनीत मिश्रा साहब दैनिक जागरण के जिला प्रभारी हैं, वो कृपया आगे सोफे पर स्थान ग्रहण करें। कन्हैया अग्रवाल जी हैं MR ग्रुप से, कृपया आगे आकर के स्थान ग्रहण करें। मुझे एक संदेश मिला है कि संत श्री रमेश बाबा जी को वापस निकलना है, तो राधाकांत शास्त्री जी का आग्रह है कि उनका संबोधन, उनके आशीर्वचन हम सबके मध्य अभी करवा ली जाए। तो मैं उससे पहले मदन गोपाल जी, हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं आज तक के, उनसे आग्रह करूँगा कि मंच पर अरुण वाजपेयी जी अमरनाथ शिक्षा संस्थान से आए हैं, उनका पटका पहना करके स्वागत करें। और साथ ही मेरा आग्रह है कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अपने साथियों से करबद्ध अनुरोध करूं कि कृपया थोड़ा शांति बनाएं। अब बाबा जी का, हमारे संत श्री रमेश बाबा का आशीर्वचन होगा, आप सभी सहयोग प्रदान करें। ये माइक दे रहा हूं, ये बोला। जय श्री राधे। जोर से बोलो भाई, सब लोग बोलो जय श्री राधे। आप कुछ पता बोला ब्रजवासी गाए, पुनंति ब्रह्मरुद्रादीन येषां चरणरेणवा सर्वभावै मे देवस ते वृंदावनवासी। ब्रह्मा शंकर भी जिनकी चरण से पवित्र होते हैं, पुनंति ब्रह्मरुद्रादीन येषां चरणरेणवा, आप लोगों के चरण से ब्रह्मा शंकर भी पवित्र होते हैं। ये शतक का श्लोक है। सर्वभावेन में से व्यास ते वृंदावनवासिना, वे ब्रजवासी हमारे सेव्य हैं, हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। हम प्रयाग के हैं, जन्मभूमि हमारी, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। कई करोड़ आदमी आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला, धार्मिक मेला प्रयाग में लगता है। और वहाँ से हम ब्रज में आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिसमें राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी दादा, इनके हम दर्शन के इनके छात्र थे, किंतु ब्रज ने हमको खींच लिया और सब छोड़ छाड़ कर आ गए। हम 53 में आए थे और ब्रज का आनंद लेने के लिए हमने 30 साल भिक्षा मांगी। मधुकरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक एक घर में से रोटी मांगते थे। और इस तरह से हमने बरसाने में 50 वर्ष, 70 वर्ष वास किया खंड, केवल एक ही बरसाने में। और बरसाने में हमने रह करके 84 कोस की यात्रा शुरू किया। उसके बाद यात्रा नहीं होती थी, और इस तरह से वार्षिक ब्रजवास यात्रा चल रही है और जब तक जीवित है चलेगी। देखो भाई, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्र जो महात्मा महापुरुष हैं उनके कारण, जो ब्रह्म ज्ञानी है, धेनु गैयाओं के लिए, सूर्य देवताओं के लिए और संतों के लिए, जो सच्चे संत हैं, विरक्त हैं, धन भोग से दूर हैं। आज सारा समाज धन और भोग के पीछे भाग रहा है। ऐसे संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से उन्होंने अपना दिव्य शरीर यहाँ प्रकट किया और इस ब्रज में आए, कृष्ण बने। बड़ा आश्चर्य है कि आज कृष्ण मंदिर विशाल कोई नहीं है यहाँ ब्रज में। राम मंदिर तो सुना बन गया और कृष्ण मंदिर नहीं बना। सुना कि फैसला होने वाला है और उस फैसले के बाद एक मंदिर हमारे मन में आ रहा है, बरसाने में बनेगा और वो विश्व का सबसे अच्छा मंदिर होगा। विप्रधेनु गैयाएं और सूर्य देवताओं और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो हम तो यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, हम तो जो मंदिर बनाएंगे राधा रानी का, और वो कई साल से उसकी नींव चल रही है और आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं ब्रजवासियों को कि आशीर्वाद आप लोग साक्षात कृष्ण हैं, आशीर्वाद दो। कहते मैं पैसा वैसा नहीं देखता, 70-80 साल हो गए मुझे यहाँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, भिक्षा की रोटी खाता हूँ, केवल यहाँ आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ कि हम जो मंदिर बनाएंगे राधा रानी का, वो हमारा मंदिर नहीं होगा, राधा रानी का। आप लोग आशीर्वाद दो कि हमारा संकल्प पूरा हो जाए। और चाहे हम यही मांगने हैं। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष दास बिहारी जी कुछ कहना चाहते। राधाकांत जी। श्रद्धेय बाबा महाराज, अन्य विराजमान सभी सिया रामदास जी महाराज संत समाज और हमारे श्रद्धेय पत्रकार बंधु, बाबा महाराज घर छोड़कर आए तो उनका एक ही लक्ष्य था, क्या? ब्रज वसुंधरा और ब्रजवासियों की सेवा। बाबा महाराज कहते हैं कि हमने किसी भगवान को नहीं देखा, लेकिन जितने ब्रजवासी हैं ये सब ब्रजवासी ही हमारे भगवान हैं। और ये भारत भूमि, ये ब्रजभूमि है, ये हमारी आस्था है। तो इसी के आराधना में बाबा महाराज ने 73 वर्ष व्यतीत किए। ब्रज के वन, ब्रज के सरोवर, ब्रज के दिव्य पर्वत, ब्रज की यमुना महारानी, ब्रज की गौ माता और घर घर भगवान नाम संकीर्तन, ये बाबा महाराज ने अपने इन 73 सालों में व्यापक रूप से ये सेवाएं की। और उन सेवाओं में हम लोग साक्षी हैं। आप लोगों की जितनी बड़ी भूमिका रही है उसका कर्ज चुकाने की हमें सामर्थ्य नहीं है। हमने देखा था कि चाहे ब्रज के पर्वतों का संघर्ष हो, यमुना जी की गाथा हो अथवा गौ माता का, बराबर हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, आप सबका इतना सहयोग, आपकी कलम और आपका हृदय दोनों ही हम लोगों के लिए, हमारे ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत सहयोग में रहे। हम आप लोगों के लिए बहुत अपने को धन्य मानते हैं और हम धन्यवाद देना तो बहुत छोटी बात समझते हैं। हम समझते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा आप सबको बहुत मिले और आप लोग ऐसे ही ब्रज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को बचाने में, ब्रज की गरिमा को बचाने में आप लोग अपनी कलम का उपयोग करते रहें। जय श्री राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद राधाकांत जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी को, श्री हितेश जी को और कमलकांत उपमन्यु जी को कि कृपया संत पद्मश्री श्री रमेश बाबा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, दुशाला ओढ़ाएं, माल्यार्पण करें, उनका अभिनंदन करें। करण के लिए बहुत से लोगों ने अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान दिया है, लेकिन संत श्री रमेश बाबा की अगुवाई में एक बार नहीं कई बार यमुना शुद्धिकरण के लिए मुहिम चली, अभियान चले और उनके बहुत अच्छे असर देखने को मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि यमुना शुद्धता नहीं पा सकी, किंतु एक संत के प्रयास और उस संत के साथ ब्रजवासियों के प्रयास जो संयुक्त रूप से एक बार जरूर जाए और संत श्री रमेश बाबा के सानिध्य में, उनके निर्देशन में जो परिक्रमा चलती है उसका आप लोग आनंद लें, तो एक अद्भुत अनुभव आप लोगों को प्राप्त होगा। हमारे साथी राधा मंच पर इतने देश के सबसे प्रसिद्ध संतों के साथ मुझे मंच पर बैठने का गौरव हासिल हुआ। इसके लिए मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस है शायद, हिंदी पत्रकारिता। इंडिया टुडे में काम करने के दौरान मैं बाइलिंगुअल हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों करता हूँ, लेकिन इंग्लिश अखबारों की जितनी आप बिग स्टोरीज पढ़ते हैं वो सब हिंदी पत्रकारों की ज़मीनी रिपोर्ट पर होती है। इसलिए सभी हिंदी पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर गर्व है हमें, क्योंकि बस ये होता है कि स्थानीय होते हैं हम, लोकल अखबार हो गए हैं। जागरण का मथुरा एडिशन मथुरा छपता है, वही छोटी खबर उठा के इंटरनेशनल बड़ा छाप देता, बड़े पन्ने पर लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी खबर कर दी। लेकिन चूँकि मैं दोनों चीज़ों को कवर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जितनी भी बड़ी खबरें छपती हैं इंग्लिश अखबारों में, बड़ी बिग स्टोरीज, उसके पीछे हिंदी अखबारों की ही ज़मीनी रिपोर्ट होती है। तो सभी को बहुत शुभकामनाएं। और संतों की बात चली, मंच में बहुत संत हैं, पत्रकार से बड़ा भी संत कोई नहीं। हनुमान जी भी एक संत थे। संत क्या करते हैं? संत खुद अपने पास कुछ लिखते। भाई हनुमान जी चाहते तो वो रामचंद्र जी से राजा बन सकते थे ना। विभीषण को उन्होंने लंका का राज दिलवाया, सुग्रीव को राज दिलाया। इससे पत्रकार भी ये करता है, उसकी स्टोरी से कितने लोगों का कल्याण होता है, लेकिन वो खुद अपने पास कुछ नहीं रखता। तो पत्रकार भी संत हैं। बस दिक्कत क्या होती है कि हम किनको पत्रकार मानते हैं। दिक्कत यह है कि हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से पत्रकार पैदा कर लिए हैं। अगर कोई पत्रकार ठीक से पत्रकारिता कर दे तो चढ़ जाते हैं। तो पत्रकारिता तभी जीवित रहेगी जब आप पत्रकारों को पहचान कर उनकी पत्रकारिता का सम्मान करेंगे। मुझे फ़ोन करते हैं, भैया ट्रांसफ़र कराना है, ठीक, ये आपको कोई परिचय है क्या वहाँ खनन डिपार्टमेंट में, ये कराना है। अरे हमसे भी ये नहीं पूछते कि भैया आज आपकी इस बार आप स्टोरी क्या कर रहे हो। अरे आप पत्रकार से पूछो कि आपने लिखा क्या है इस बार। आप जिस दिन आप ये पूछेंगे उसकी कलम की सम्मान करेंगे। पत्रकार क्या, जो आज बात अभी हो रही थी ना, सारे वो अच्छे पत्रकार आपको दिखाई पड़ेंगे। दिक्कत ये है कि जो आदमी रिसीविंग एंड में बैठा है उसने अपनी सहूलियत के अनुसार से पत्रकारिता कर लिए हैं, ये अलग बात है। इसके बावजूद भी जो पत्रकारिता है वो जिंदा है। खासकर हिंदी जर्नलिज्म में सभी ऐसे हैं जो लोग पत्रकारिता के आड़ में गलत काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि पत्रकारिता एक अलग विधा है, वो विधा उनको उस तरह से नहीं आता है, तो हमेशा वो एक्सपोज होंगे। जो
पत्रकार वही है जो पत्रकारिता के पैसे से ही अपने परिवार का पेट भर रहा है, सिर्फ वही पत्रकार है। हम जनरल स्टोर दुकान चला रहे हैं, पत्रकारिता बने हुए हैं, वो उतनी पत्रकारिता नहीं मुझे लगती है। तो ये हिंदी पत्रकारिता का मुझे लगता है कि हिंदी आने वाला समय जो है, भैया एक मिनट, भाई पत्रकार की बात पत्रकार नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा? आप लोग इन सब 5 मिनट बात सुने। दिक्कत यही हो रहा है कि पत्रकार की बात पत्रकार ही नहीं सुन रहा है। पत्रकार की एक स्टोरी लिखता है तो 2 पत्रकार जाके अधिकारी से कहते हैं कि देखा सर क्या लिख दिया उसने, देखा क्या लिख दिया, है ना? ये होता है, यही होता है। जिस दिन आप बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपने साथी की रिपोर्ट स्टोरी के साथ खड़े हो जाएंगे, देखेगा दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी आके। होता था इससे पहले, है ना? तो पहले आप अपने पत्रकार साथियों का सम्मान करना सीखें। उसकी स्टोरी में कुछ कमी है तो उसको अकेले में समझाएं, न जाके पहले क्या होता है, ऐसा क्या लिख दिया आपके बारे में, अरे सर ऐसे लिख दिया। तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसी से क्या है कि पत्रकारिता में जो कमियां आती हैं वो इसी कारण आ रही है कि हम एक नहीं हो पाते। तो इसलिए हिंदी आने वाला समय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ठीक से मैनेज किया तो ये पत्रकारिता का स्वर्णिम काल, अभी देखा हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम काल आने वाला है। लोग कह रहे हैं नहीं जाने वाला है, नहीं आने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोगों का दिमाग खराब हो गया है, बहुत फेक इन्फॉर्मेशन है, लोग अपनी भाषा में जानकारी चाहते हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसा कंटेंट देते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितना सही रिपोर्टिंग करते हैं, ये अब हमें तय करना है। हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं लेकिन खुद पत्रकारिता की सर्विसिंग नहीं करते, नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। कहीं कोई ट्रेनिंग हो उसको ट्रेनिंग लीजिए, अपने पर इन्वेस्ट करिए। अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपये महीने की है तो 500 रुपये महीना अपने ऊपर, 6,000 रुपये साल अपने आप इन्वेस्ट करिए। कहीं कोई कोर्स करिए, कहीं सीखिए, मार्केट में क्या आ रहा है उसको सीखिए। तो जब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ी तो हम लेके आते हैं, उसको हर 1 साल में भाई सर्विस हो गया, 10,000 किलोमीटर चल गई, अब सर्विस कराना है, तो हम भी चल चुके होते ना, हमारी कलम भी चलती है तो हमारी कलम की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो जब इस तरह से होगा तो ये आने वाला जो समय आने वाला है, ये लोग फिर, अब पहले लोग था कि बहुत न्यूज़ चाहते थे, फिर लोगों ने कहा तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। अब क्या हो गया, सही न्यूज़ चाहिए। हम सही कहाँ पढ़ें? तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सही कंटेंट लेके आएँ, हम सही ढंग से इसको प्रस्तुत करें, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। यही मेरी इतना कहना है। और मथुरा में मैं जब रासबिहारी सर के साथ यहाँ आ रही थी तो मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ बोलना भी है, मंच पे बैठना भी है। बस बोले कि चलो तो मैं चल दी। अब यहाँ पे आई तो देखी कि हमारे बहुत सारे जो रोल मॉडल्स हैं, हितेश शंकर जी, रासबिहारी जी और ऐसे संत समाज यहाँ मंच पे बैठे हुए, उनके सामने मुझे पैरेलल में बैठने का मौका मिला और अब बोलने का भी मौका मिल रहा है। तो तैयारी तो इतनी नहीं है मेरी, लेकिन जो जानती हूँ, जो समझ पाती हूँ, जो महसूस कर पाई हूँ अब तक, वही मैं बोलूँगी चंद लाइनों के साथ। समाज के शून्य संवेदनाओं को हमने स्वर दिया है। तुम सब भी अपना कर्तव्य निभाओ, हमको जो करना है वो कर दिया है। हम स्टोरी लिखते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्टोरी को कहाँ तक समाज में बदलाव के लिए लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको तय करना है कि आपको अपना समाज कैसे ले जाना है। हर काम पत्रकार के भरोसे छोड़े कि पत्रकार ने ये नहीं किया, देखो पत्रकार ये कर रहा है। बहुत सारे पत्रकार बहुत अच्छी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी जो समाज के रुख को बदल सकता है वो ले करके आते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। बात यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता की हो रही है, क्योंकि आज हिंदी पत्रकार दिवस है। 30 तारीख को इसी महीने में जब 1826 को पहला अखबार निकला था तो वो हिंदी पत्रकारिता की नींव रखा था। उदंड मार्टे यानी कि समाचार का सूर्य, और उस सूर्य ने अपनी आभा बिखेरी थी। जनवरी में ये शुरू हुआ था समाचार पत्र, और फिर दिसंबर के महीने आते आते वो दम तोड़ दिया था, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल पाए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप डाक के खर्चे को थोड़ा कम कर दीजिए, तब हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन नहीं हुआ था। तब भाषाई
ये क्रांतिकारियों के लिए ये पत्रिका निकली थी आज़ादी की लड़ाई के समय में। जगाने के लिए ये पत्रिका निकली थी, लेकिन क्योंकि पैसे ने साथ नहीं दिया था, इसलिए ये समाचार पत्रिका जो है वो कुछ ही महीनों में बंद हो गया था। लेकिन भाषाई प्रॉब्लम नहीं आई थी। भाषा का यहाँ पे कि कौन दक्षिण से है कौन उत्तर से है। हिंदी की ये पत्रिका थी, लेकिन दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक इसने अपनी अलग जगाई थी। लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि हिंदी पत्रकारिता को दोयम दर्जे में रखा गया। आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं तो बहुत ऑथेंटिक स्टोरीज करेंगे, ऐसा माना जाता है। हिंदी पत्रकार हैं तो आपकी सैलरी भी कम होगी और आपकी स्टोरी को भी आपको पहचानना पड़ेगा। आप इनसाइड स्टोरी करेंगे, एनालिटिकल स्टोरी नहीं। जब इनसाइड स्टोरी कोई अंदर के तथ्य वो खोज कर लाएंगे तब, और वो कुछ भूचाल मचाएगा तभी वो पत्रकारिता कहलाएगी। ऐसा एक परसेप्शन सा बना हुआ है। उसकी वजह भी हम लोग हैं, क्योंकि तब हमको संविधान सभा में जाना पड़ेगा। संविधान सभा में जब बात भाषा की आई थी कि हिंदी भाषा को कहाँ रखा जाएगा, तो 2 दिनों की ये चर्चा चली थी। और उस 2 दिन 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 की मैं बात कर रही हूँ। उन 2 दिनों में यही हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाए। लेकिन बहस कहाँ आके अटक गई थी कि रोमन जो गणित है, रोमन अंक है, और जो देवनागरी अंक है, देवनागरी अंक किसी के समझ में नहीं आता है और रोमन अंक सबके समझ में आता है। इसलिए उस रोमन अंक को इसकी अगुवाई किए थे जवाहरलाल नेहरू की। रोमन अंक लोगों को समझ में आता है, इसीलिए हमको 15 साल के लिए अंग्रेजी को सामने रखना चाहिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में देना चाहिए, और उसके बाद इन 15 सालों में अपनी भाषा को स्वतः ही पूरे देश में फैलाना चाहिए, और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाषा को लेकर के वो लड़ाई हमेशा चलती रही। लेकिन जब संविधान सभा में हिंदी पर बात हुई थी, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो हिंदी भाषा को सर्वप्रथम लाना होगा, और हिंदी भाषा जब सर्वोच्च स्थान पे जाएगी तभी आपके उस पत्रकारिता के महत्व को समझा जाएगा। क्योंकि आपकी लेखनी दिल को तो छूती है, दिमाग को कौंध भी करती है। लेकिन जब क्या होता है कि अंग्रेजी के सामने अभी भी मैकाले की उस पद्धति पे हम लोग चल रहे हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते अंग्रेजियत से। तो जो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो कहा था, उनकी चंद लाइनें बस यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और उन्हीं की लाइनों से मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। उन्होंने कहा था हिंदी भाषा को लेकर के कि ऐसी क्या बात हो गई। अरे सर बाद में बुलवा देंगे और हाथी के पाँव के साथ सबके पाँव फैक्ट चेक के नाम पर जो खेल चल रहा है, उसमें भी जो बड़े प्रमाणित अपने आप को बताते हैं। पांचजन्य में हमने सबसे बड़े फैक्ट चेकर के 36 झूठ अभी पिछले समय हमने पकड़े हैं। तो खुद को सच का सौदागर जो बता रहे हैं, वो भी पत्रकारिता की साख में सुराख करने का काम कर रहे हैं और एक खास एजेंडा के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं। उन लोगों को भी सामने लाना, उनकी भी बात करना। पत्रकारिता बाकी सबकी बात करती है, मगर पत्रकारिता में जहां दोष उत्पन्न होता है उसकी बात नहीं करती। वो बात करना हमें शुरू करना पड़ेगा। जब हम पत्रकारिता की इस तरह से आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है कि बात बनेगी, बात बढ़ेगी और स्थितियां बदलेंगी। धन्यवाद। दरअसल इस ब्रज शब्द में ही इतना रस है कि जब ब्रज के किसी कार्यक्रम में आप उपस्थित होते हैं और आपके सम्मुख इतने लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मनो मस्तिष्क आपका है वो उर्वर हो जाता है। ऐसा मेरा
अपना अनुभव है। और इस मंच पे तो मुझे लग रहा है कि 7वीं 8वीं बार मैं आया हुआ पिछले 10-15 साल के दौरान। दरअसल जिस विषय को लेकर के यह परिचर्चा आज है उस पर काफ़ी चर्चा हो गई, आने वाले वक्ता भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस विषय का एक बड़ा मुख्य हिस्सा था फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़, बोगस न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक होती है। और माफ़ कीजिएगा, हम आप भी उस कलंक के भागी हैं, उसके कहीं न कहीं हिस्सेदार हैं। संभवतः यह स्वीकारोक्ति हमारे आपके भीतर हो नहीं पाती है। भाई साहब, मंच वाले लोग भी और वहाँ वाले लोग अगर शांत हो जाए, वरना नमस्कार मैं बोल चुका। थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं तो बड़ा खुश हुआ था, कहने जा रहा था कि बड़ी देर से सभागार थोड़ा सा अव्यवस्थित था। जब से कप्तान और कलेक्टर साहब आ गए, यहाँ शांति की मुद्रा हो गई थी। हो सकता है हर पत्रकार शांत, संयत और सावधान मुद्रा में दर्शाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्रकारों की एक सामान्य सी आदत होती है, हमारी भी रही, 40 साल से ही देख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद डिस्कशन शुरू हो जाता है, किसी भी स्तर पर हो। तो मैं कह रहा था एक बड़ी चीज आजकल चल रही, जरा गौर कीजिएगा, कहाँ आप इतने उदाहरणों पर जाएं। मीडिया का विस्तार सब लोग देख रहे हैं। अब तो कहते हैं हर व्यक्ति पत्रकार है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। और हैरत करिएगा, ये जो चुनाव चल रहा है, जो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है, पत्रकारिता के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी एक युद्ध जैसा होता है। जैसे पूरी तैयारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ इसमें लोग उतरते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक नई चीज देखी जा रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा लोग दौड़ रहे हैं सोशल मीडिया की ओर। एक खबर चलती है फर्जी, वो खबर जौनपुर जिले के सुईथा कलागांव तक चली जाती है। दिल्ली से शुरू होती है या मुंबई से शुरू होती है। गांव का वो आदमी जिसने कभी सूचना प्रौद्योगिकी की इतनी उन्नत स्थिति के बारे में शायद कल्पना न की हो, वो भी वो खबर, वो तस्वीर देखता है। वो अतिरंजित या कृत्रिम तरीके से बनाए गए उस वीडियो को देखता है और अपनी ओपिनियन जाहिर करता है। और फर्क खाली देख लीजिए, मैं इससे बड़ी न्यूज़ किस फेक न्यूज़, मतलब इससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या इस देश में हो सकती है कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बाहर कर दे रहे हैं और कुछ लोग नरेंद्र मोदी को 400 पार कर दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, खबर की बात है। खबर इसी के इर्द गिर्द पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और इस जिले में भी है, यही खबर है। तो हम कैसे माने? हम एक सामान्य हिंदुस्तानी होने के नाते पत्रकारिता पर विश्वसनीयता दर्शाने और अब तक विश्वसनीय मानने के बावजूद हम किस चीज को सही माने? कुछ लोग 400 पार दिला दे रहे हैं, अब कुछ लोग साफ कर दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं तो फेक है, बहुत बड़ा फेक है। और इस पे हम कैसे चल रहे हैं? और अब तो आप देख लीजिए, दो हिस्सों में विभक्त हो गई है मीडिया। आज की तिथि की पत्रकारिता, चाहे वो टेलीविजन की जर्नलिज्म हो, चाहे न्यूज़पेपर की जर्नलिज्म हो, चाहे वो वेबसाइट की जर्नलिज्म हो, और चाहे वो यूट्यूब का चलन बहुत है। बहुत लंबी एक प्रोग्राम के 10-10, 20-20, 25-25 लाख व्यूज आते हैं, तो भी जर्नलिज्म है। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क कितना बड़ा, आप सोच लीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहां अभी तरक्की की बहुत गुंजाइश है,
वहाँ पत्रकारिता को भी स्वस्थ रखने के और उपाय सोचे जाने चाहिए। देखिए ऐसा है, कोई हंटर यहाँ नहीं है कि हंटर चला दिया और चीज़ों को बंद कर दिया। अभी बात हो रही थी, हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रशिक्षित कर रहे साहब, किसको कहाँ प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण का समय किसके पास है। हम तो धन्यवाद देते हैं कमलकांत उपमन्यु को, साल में एक कार्यक्रम ऐसा कर देते हैं जहां दिल्ली लखनऊ और पूरे ब्रज के लोग इकट्ठा होते हैं। इससे बड़ी बात क्या होती है, कम से कम बैठे, मिल लिए, बात कर लिए, कुछ संवाद सुन लिया और भोजन भजन किया। साल में एक बार तो हुआ, वरना साहब ईमानदारी की बात है, किसी के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं है साहब, कहाँ फुर्सत है, सब अपनी दाल रोटी में फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि भाषण इस वक्त इतनी गर्मी है, उतना विलम्ब हो गया है कि जब जैसे ड्राई रोस्टेड चीज़ें होती ना वैसा लग रहा है। तो मैं खाली एक बात, छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। पत्रकार चाहे दिल्ली का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इंग्लैंड से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि इंग्लैंड की भी बड़ी नकल होने लगी है तमाम चीज़ों में। हाँ, अखबारों के लेआउट से लेकर के अखबारों के कंटेंट में भी इस तरह की नकल होने लगी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और दुर्भाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता का ही दुर्भाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता जो लोग करते हैं इतने वर्षों से, रास बिहारी जी वगैरह बैठे हैं, इनको पता है कि देखिए हमने जब पत्रकारिता शुरू की 1985 में दैनिक जागरण से, तो साहब डेस्क पे हमारे संसाधन क्या थे समाचार लिखने के, हमारे पास हिंदी की एजेंसी नहीं होती थी। हमको पीटीआई और यूएनआई के तार जो हैं उनको ट्रांसलेट करना होता था साहब, तो बुनियाद हमारी वहीं से है। तो स्वाभाविक रूप से, और दूसरे इतना विशाल देश है कि इसमें हम इससे बच भी नहीं सकते हैं, चलता है। लेकिन मेरा खाली ये कहना है कि जो अंधाधुंध नकल भी गलत चीज़ों को प्रोत्साहित करती है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। चूंकि मेरा मानना है इस देश में अभी भी जो समाचार माध्यमों को, पत्रकारिता को भली शुभकामनाएं दें। आप इस कार्यक्रम में हैं, अपने स्थान से ही अपना संबोधन हम लोग सबके मध्य व्यक्त करें। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मैं आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे समस्त हमारे साथी पत्रकार बंधुओं को तथा सभी जो हमारे उपस्थित विशिष्ट सम्मानित साथीगण हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा कमलकांत उपमन्यु जी को बधाई देता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे और जिलाधिकारी महोदय को एक कॉमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाना है, इसीलिए आप सबसे क्षमा भी चाहेंगे और किसी और अवसर पे जब मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आज के लिए अनुमति चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बस इसी क्रम में बहुत बहुत शुक्रिया एसएसपी साहब। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह कि 2 शब्द हमारे मध्य रखें। सम्मानित मंच, परम सम्मानित सदन, पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया कि अभी 2 बजे से सीईओ साहब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं चुनाव की तैयारियों के संबंध में, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना है। लेकिन निश्चित रूप से अभी कुछ वक्ताओं को यहाँ हम लोगों को सुनने को अवसर मिला और आप लोगों की बातें हम सब लोगों के आँखों को खोलने वाली थी कि निश्चित रूप से हमें अपने अंदर झांक करके देखना है। हम सभी लोग जो भी इस देश के तमाम सुविधाओं को, इस देश की तमाम सहूलियत को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अपने अंदर देखना है कि देश तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम सभी पात्र हैं, लेकिन चूंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, समाज के उस तबके के हैं जो बाकी को रोशनी दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से जो टार्च बेयरर होता है उसका दायित्व तो ज़्यादा होता है। तो आपका दायित्व तो ज़्यादा है, हमारा दायित्व तो ज़्यादा है, जो शासन सत्ता में बैठे हैं उनका दायित्व तो ज़्यादा है। तो इस अवसर पर हमें पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस लक्ष्य की कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति जरूर होगी। मैं आदरणीय कमलकांत जी को, इनकी पूरी टीम को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि इस दिवस को एक जिंदा दिली के रूप में आज प्रस्तुत किया और सभी साथियों को एक साथ यहाँ इकट्ठा करने का
और फिर निश्चित रूप से आपको लंच भी करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अवसर प्रदान किया कि आपस में आप लोग मिलजुल सके, बातचीत कर सके। तो मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। चूँकि 2 बजे से वीसी है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जिलाधिकारी महोदय। मेरा आग्रह है कमलकांत उपमन्यु जी से कि संत श्री विनोद बाबा जी महाराज और सियाराम बाबा महाराज के कर कमलों से जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र प्रदान करवाएं। संत श्री विनोद बाबा महाराज, संत श्री सियाराम बाबा महाराज, जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे साहब को स्मृति चिन्ह व अभिनंदन पत्र दे रहे हैं। साथ है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, बड़े भाई लक्ष्मीनारायण चौधरी जी और हमारे नगर के महापौर, ये भी बड़े पहले देखो अध्यक्ष थे पार्टी के और आप महापौर हैं और इनकी ताकत पूरी दिल्ली तक है। मुझे अनूप भैया ने अभी बताया, मुझे जानता था, बोले इनकी ताकत का एहसास कराओ। तो हमारा एक छोटा सा काम है, ब्रज भ्रमण के लिए पूरे देश नहीं विदेश से भी मीडिया बंधु यहाँ आते हैं। मेरे भाई रूप चौधरी जी ने अभी मुझे बताया था तुम्हारे यहाँ, केवल तुम्हारे यहाँ, अयोध्या मथुरा काशी होता है लेकिन मथुरा में पत्रकारों के लिए अपना कोई स्थल नहीं है और इसके लिए कई बार प्रयास किया गया है। मैं माननीय महापौर साहब को ये बता दूं कि उनके ही नगर निगम ने 2 बार हमें ज़मीन दी 1000 वर्ग मीटर, सब पत्रकार साथियों के प्रयास से, और पिछली बार वो 2 बार भी हुई। तो अब क्योंकि हम पे इतना पैसा नहीं है मंत्री जी और महापौर महोदय, हम पे इतना पैसा नहीं है, हम रजिस्ट्री करा लें। और कौन कराए उसे इतनी रजिस्ट्री की डैम्पियर में दी थी आपने IMA के बराबर में। लेकिन हम चाहते हैं जैसे हमारी साध्वी दीदी माँ रितंबरा जी को 1 रुपया में रजिस्ट्री हो गई थी, उस तरह से ब्रज प्रेस क्लब के लिए वो जमीन आवंटित हो जाए। महापौर साहब से निवेदन करता हूं कि इस काम को वो करा देंगे तो हम सब भाइयों की नहीं पूरे देश की मीडिया को आपका एक सौगात मिलेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं उनको उसके कि ये 2 बार प्रस्ताव हमारा नगर निगम से पास होके गया शासन में, लेकिन जब हम पे मजबूत पकड़ नहीं थी, अब हमारे मंत्री जी तुम पास करवाओ, मंत्री जी वहाँ से अनुमति ले आएंगे। और ये प्रेस क्लब जब बनेगा तो हम ये नहीं चाहते कि ये कमलकांत उपमन्यु या मदन गोपाल जी या अनूप भैया या विनीत भैया या दिलीप भैया किसी के नाम हो, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसकी भी एक ट्रांसपेरेंसी कमेटी बन जाए, पदेन अध्यक्ष रहें उसके DM और सूचना अधिकारी और अपने पत्रकार 3-4 सदस्य उसमें रहें संचालन समिति में। तो मैं ये चाहता हूँ, यही हमने प्रस्ताव पहले करवाया था। मैं महापौर साहब से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, केवल यही इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, ये मांग आपकी है क्या, सबकी है कि नहीं? अच्छा जी, महापौर साहब ये ताकत रखते हैं नहीं पूरी कराने की? करवा देंगे क्या ना? एक स्वर से कहो जो 3री बार प्रस्ताव पास करके अपनी ताकत मथुरा में पत्रकारों के लिए एक स्थल बनाने की कर दो। आपने आपकी सरकारों ने कितने कितने भव्य महल बना दिए, एक महल पत्रकारों का भी एक सभागार, जिन्हों के हमें किसी किरायों पे बेचारे वो नहीं लेते, लेकिन अपना कार्यक्रम होटलों में करना पड़ता है, वो व्यस्त रहते हैं। अपने स्थल पे कहीं भी रुकेगा, हमारा जो पत्रकार कहीं से भी आएगा दर्शन करेगा, उसमें कमरा होंगे और एक हॉल होगा, कभी भी आप वहाँ, और पत्रकार वार्ता भी अपने हॉल में ही हुआ करेगी, किसी भी राजनीतिक दल की हो, सामाजिक दल की हो। यही मेरी आपकी तरफ से मांग है। मैं महापौर साहब से कहूँगा कि इस काम को हमारे को, क्योंकि बोर्ड में भी ताकत रखते हो, सरकार में भी रखते हो, और मंचासीन हमारे मंत्री जी इतने योगी जी के खास हैं। लेकिन मैं 2 बातें छोटी छोटी जो हुई हैं, सबसे पहले तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो कहा कि डेटोरेशन आ रहा है, मैं इसे डेटोरेशन मानता, मैं इसे परिवर्तन मानता हूँ। परिवर्तन आ रहा है, हमारा समय खराब और आपका अच्छा, या हमारा समय अच्छा आपका खराब, समय बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको कभी ध्यान हो, अगर आप कभी मथुरा से गोवर्धन जाया करते थे और देर हो जाती थी तो आपका दिल धुक धुक करता था कि पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में कोई लूट तो नहीं लेगा। लेकिन आज आप कभी भी जाओ,
24 घंटे जाओ, रात को जाओ, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे पहले और रात हो जाती थी तो आपको डर लगता था कोई लूट तो नहीं लेगा। अब 24 घंटे परिक्रमा लगती है। तो ये बदलाव है, ये परिवर्तन है। और जो चीज़ पहली पीढ़ी ने ली वो इस पीढ़ी पर है। तो मेरा मानना है ये परिवर्तन है। पत्रकारिता में बहुत लोग रोते हैं, पहले पत्रकारिता बहुत अच्छी थी, आज पत्रकारिता बड़ा खराब हो गई है। ये बस इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि पहले भी पत्रकारिता कोई मिशन नहीं थी। लोग कहते हैं पत्रकारिता मिशन थी, पहले भी कोई पत्रकारिता मिशन नहीं थी। पहले पत्रकारिता को हम इसलिए मानते थे कि आज़ादी के समय जो पत्रकारिता शुरू हुई, और हिंदी का अखबार भी इसलिए निकला कि देश के लोगों को जागरूक करना है, लेकिन नहीं चल पाया अखबार। उसके बाद जब पत्रकारिता हुई, देश को स्वतंत्र कराने के लिए पत्रकारिता हुई, तो मिशन कहते थे। मिशन था हमारा आज़ादी पाना, पत्रकारिता माध्यम थी। और आज पूरी पत्रकारिता कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है। लोग अभी जैसे लोग शिकायत करते हैं, खास तौर पे कांग्रेस के नेता शिकायत करते हैं कि राहुल गांधी की मीडिया सरकार के चंगुल में है। मीडिया सरकार के चंगुल में रहा होगा कांग्रेस के समय में जब इमरजेंसी लगी थी, कराता है। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम किया, कुछ एक दो घटनाएं हुई होंगी वो संपादक के तत्व पे थी, लेकिन कभी मुझे नहीं कहा गया आपने ये स्टोरी क्यों की। सरकार के खिलाफ भी की, पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी की, और अब भी चैनल पे जब मौका आता है तो बोलता हूँ। मुझे किसी चैनल वाले नहीं कहा आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हाँ, कई बार ये होता है कि विपक्षी दल के जो प्रवक्ता होते हैं वो ये बात करते हैं, आप बंगाल पे क्यों बात कर रहे हो, आप विकास पे क्यों बात कर रहे हो, आप बेरोजगारी पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो। तो पत्रकारिता का एजेंडा क्या है ये मीडिया के लोग ही तय करते हैं, इसको राजनीतिक दल के लोग तय नहीं करते, चाहे सरकारी मीडिया हो चाहे प्राइवेट मीडिया हो। और मेरा मानना है कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेयर विनोद अग्रवाल जी, परम संत श्री सियाराम बाबा महाराज को स्मृति चिन्ह हम सब की भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम बहुत आभारी हैं, आपने बहुत समय दिया। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है अनूप शर्मा जी का और मुकेश शर्मा जी। जल्दी आप देखते चले जाए। Thank you.